बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत के लिए चीनी सदर की दावत पर इस वक्त चीन बीजिंग में मौजूद हैं। कल वो इसके इफ्तिताई सेशन में शिरकत भी करेंगे और निगरान वज़ीर आज़म खिताब भी करेंगे। आज हमने देखा कि इस फोरम की साइड लाइन्स पे उनकी अहम मुलाकातें हुई। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की मुलाकात हुई। इब्तदाई कलमात का तबादला ख्याल हुआ जो पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ ने लाइव दिखाया। इस मौके पर रूसी सदर का एक कहना था कि रूस पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी का ख्वाहां है। मुआशी तरक्की से खित्ते की तरक्की जुड़ी हुई है और आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए रूस का कलीदी किरदार है। जबकि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने बड़े अच्छे और कॉन्फिडेंट अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने कहा बतौर सेनेटर भी उन्होंने रूस का दौरा किया और अब एज केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशियन प्रेसिडेंट से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान चाहता है कि रशिया तवानाई के शोबे में और दीगर शोबाजात में जो रूस के साथ ताउन है उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी के इम्कानात पैदा हों। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान एनर्जी डेफिशिएंट है और रूस जो है वो इससे माला माल है। इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि रशिया और पाकिस्तान का यकसां मौक़िफ़ है। अफ़गानिस्तान में पायदार अमन के हवाले से भी रशिया के साथ एक बेहतर शराकतदारी के ख्वाहां हैं। इस मौके पर ये भी बात सामने आई कि दोनों ममालिक के दरमियान बहुत से ऐसे इशूज़ हैं जिस पे यकसानियत पाई जाती है। इससे कबल हमने देखा निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की श्रीलंकन और कीनियन प्रेसिडेंट्स के साथ भी मुलाकातें हुई और ये साइड लाइन्स पे अहम मुलाकातें हैं। इसके साथ साथ आज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं उन्होंने 140 के करीब आलमी रहनुमा इस फोरम में शिरकत कर रहे हैं, जबकि 30 से ज़ायद जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं उनके नुमाइंदगान और 4000 मंदोबीन। तो आज इशाइया भी दिया था और इसमें तमाम जो आलमी रहनुमा उन्होंने शिरकत की। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब भी ग्रेट हॉल ऑफ चाइना में मौजूद थे। इसके अलावा आज हमने जो लाइव उनकी एक्टिविटीज़ दिखाई उसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। इस मौके पर निगरान वज़ीर आज़म का ये कहना था कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो ताल्लुक है वो सबसे ज़्यादा अवलीन है और कोई भी मुल्क कोई भी रिलेशनशिप इस ताल्लुक को असरअंदाज नहीं कर सकता। हमने ये भी देखा है व्यूअर्स के सीपैक मंसूबे के बाद एक दिहाई में चीन और पाकिस्तान जो तिजारती शराकतदारी है उसमें बहुत करीब आए हैं और 26.5 बिलियन डॉलर्स की जो है वो तिजारती हुजम बढ़ा है। इसमें मज़ीद कैसे बेहतरी लाई जा सकती है, इस दौरे की अहमियत, बेल्ट एंड रोड फोरम जो है उसकी अहमियत, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का जो ये खाका था जिसको अब 10 साल मुकम्मल हो गए, प्रोग्राम के पहले हिस्से पे इन नुकात हम गुफ्तगू करेंगे। और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है मसूद खालिद साहब ने। आप पाकिस्तान के चीन में सफ़ीर रह चुके हैं, सीजेंड और सीनियर डिप्लोमेट हैं। मसूद खालिद साहब स्काइप वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में शौकत पराग हमें ज्वाइन किया है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं और दफ्तर खारजा, उमूर खारजा और पाकिस्तानी सियासत पर गहरी गिरफ्त रखते हैं। दोनों मौसम मेहमानों को फॉर्म में वेलकम। मैं आपकी इजाज़त से मसूद खालिद साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। मसूद साहब, ये जो सर फोरम है इसकी अहमियत पे हम आते हैं। मैं चाहूँगा कि ऐसे मल्टीलैटरल फोरम्स पे जब वज़ीर आज़म जाते हैं, जैसे निगरान वज़ीर आज़म चीन गए हैं, उसकी अहमियत क्या होती है? क्योंकि साइड लाइन्स पे मुलाकातें भी हो जाती हैं। रूसी सदर से मुलाकात, कीनियन और श्रीलंकन प्रेसिडेंट से मुलाकात, प्रेसिडेंट शी से भी मुलाकात उनकी मुतवक्की है। क्या कहेंगे? आपने तो तमाम ऐसे फोरम्स भी देखे हैं और मल्टीलैटरल विजिट्स को भी आपने सुपरवाइज किया एज एम्बेसडर। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट सर? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। जी। देखिए, बात ये है कि ये बेसिकली एक मल्टीलैटरल फोरम है। थर्ड बेल्ट एंड रोड फोरम हो रहा है। 2 मैं अटेंड कर चुका हूँ। इसकी फॉर्मेट मोरलेस वही है जो पहले थी। मल्टीलैटरल फोरम का ये फ़ायदा होता है कि आप जो वहाँ पर लीडर्स दूसरे ममालिक के आए होते हैं और जिनसे आपके ताल्लुकात अच्छे होते हैं, दोस्ताना होते हैं, उनसे ये एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पर कि आप उनके साथ मुलाकात करते हैं और जो बाहमी इश्तराक है और जो आपका बायलैटरल कोऑपरेशन है उसको रिव्यू करने का मौका मिलता है। इसके अलावा अगर कोई इश्यूज हैं एक रिलेशनशिप में तो उसको भी डिस्कस करने का हाईएस्ट लेवल के ऊपर मौका मिलता है। जी। तो निगरान वजीर आजम साहब की जो मुलाकात हुई है रशियन प्रेसिडेंट के साथ, पुतिन साहब के साथ और कीनिया के और श्रीलंका के सरबराहान के साथ, वो एक खुश आइंद बात है। देखिए ना, कितना अच्छा है कि एक ही विजिट में आप 3 दिन के लिए जा रहे हैं, 2 दिन के लिए चीन जा रहे हैं
और वहां पर बजाय इसके कि आप उनके दूसरे कैपिटल्स में खास तौर पर विजिट करें, यहाँ बैठ के बीजिंग में आप 3-4 सरबराह से मुलाकात कर लेते हो। इसके अलावा उनकी आई एम श्योर के यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं, शायद उनके साथ भी अगर फॉर्मल मुलाकात ना हो तो एक मौका जरूर मिलेगा जहां पर एक्सचेंज ऑफ व्यूज हो जाएगा। इसके अलावा और भी लीडर्स होंगे, यानी कि बहुत मौके आ जाते हैं, जैसे डिनर हो रहा है, शाइया हो रहा है, ये बेल्ट रोड फोरम होगा, कल हाई लेवल फोरम होगा, उस पर मुलाकातें होंगी, एक दूसरे से इंट्रैक्शन होगा, तो ये तो एक फायदा है। सर दूसरा आप ये देखिए, अब जैसे ये मैं रूस की मिसाल आपको देता हूँ। अगर आप चंद साल पहले की बात देखें तो रूस के साथ हमारे ताल्लुकात एक सर्द महरी का शिकार थे। मैं उसकी वजूहात पे नहीं जाता, लेकिन पिछले चंद सालों से दोनों ममालिक ने ये कोशिश की है कि इनके ताल्लुकात में बेहतरी आए, और रूस भी इंटरेस्टेड है कि वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाए। उसकी वजह यह है कि इस खित्ते में बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं और हो रही हैं। जब से हिंदुस्तान जो है वो अमेरिका के साथ पार्टनरशिप वो बांधा है बंधन, उसके बाद से इस रीजन की सिचुएशन चेंज हुई है, और रूस भी इस बात पर यानी कि मजबूर हुआ है या आमादा हुआ है कि उसके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात आगे की तरफ बढ़े। अब यानी कि कोई भी मल्टीलैटरल ओकेजन हो तो मैंने ये देखा है कि हमारे लीडर्स की रूस के लीडर से जरूर मुलाकात होती है, तो ये खुश आइंद बात है। और उसमें जो ये एनर्जी प्रोजेक्ट्स और बाकी जो चीज़ों में जहाँ ताउन हो सकता है, इंक्लूडिंग दिफा, उसका आई एम श्योर के वहाँ पर उसका तस्करा हुआ होगा, उस पर डिस्कशन हुई। आपको वैसे कतरा कलामी माजिद पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात अब इवॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने रूसी तेल भी मंगवाया था जो ज़रा चीप होता है एज़ कम्पेयर टू जो इंटरनेशनल मार्केट से हमें ऑयल मिलता है। आप समझते हैं एनर्जी के शोबे में और दीगर शोबाजात में हमारे ताल्लुकात में बढ़ोतरी के इम्कानात हैं? देखिए, ताल्लुकात जो है बेहतरी की तरफ गए हैं और जा रहे हैं, लेकिन इसमें चंद चीजें हैं जिस पे हमें तवज्जो देने की जरूरत है। एक तो ये तेल का ही मामला है। अब तेल तो चीन भी बड़ी मिकदार में रूस से खरीद रहा है, हिंदुस्तान भी खरीद रहा है, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अनलेस के कुछ टेक्निकल इश्यूज हो कि यहाँ पर रिफाइन ना हो सकता हो, या हमारी रिफाइनरीज की कैपेसिटी जो है वो उस क्रूड ऑयल को रिफाइन करने में कहीं उसमें यानी कि कोई अगर प्रॉब्लम आ रही हो। अगर टेक्निकल इश्यूज नहीं है तो मेरा ख्याल है रूस एक अच्छा सोर्स है हमारे लिए। दूसरा देखिए, जो इस सर 1 लाख बैरल तो लिया भी है हमने उनसे पिछले दिनों में, जो तो मतलब लास्ट इसको गवर्नमेंट आगे थी। बढ़ाना चाहिए ना। मेरा ख्याल है कि इसकी ख्वाहिश का इजहार किया है वजीर आजम साहब ने, तो इसको कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना चाहिए इन चीजों को। यानी कि ये ना हो कि हम बात करें और उसके 6 महीने के बाद पता लगे कि इस पे आगे बात नहीं बढ़ रही, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि रूस और भी चीजों के लिए सोर्स हो सकता है। रूस बहुत बड़ा मुल्क है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी, ये फसलें हैं हमारे गंदम की, अगर हमें जरूरत पड़े तो वो वहां से हम मंगा सकते हैं। 12 इसके अलावा देखिए आपके जो इस खित्ते में जो हालात बदल रहे हैं ना, उसमें जो एससीओ में रूस का किरदार है या चीन का किरदार है वो बहुत अहम है, और उनमें जो आपस में एक उनकी जो कोalition और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इवॉल्व हुई है, उसको हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि हमारे इस रीजन में रूस और चीन मिलके और एससीओ के इश्तराक पे उस प्लेटफॉर्म से उसके अलावा भी एक अहम किरदार अदा करेंगे। तो ये बड़ा जरूरी है कि हमारे रूस के साथ ताल्लुकात आगे बढ़े। दूसरा, रूस का कंसर्न जो है वो अफगानिस्तान है। रूस भी चाहता है कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आए ताकि ये प्रोजेक्ट्स जो है माशी ताउन के, जिसका सदर पुतिन ने जिक्र किया, वो आगे बढ़े। उसके लिए उनका अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी का कंसर्न है, वहां से ड्रग ट्रैफिक का कंसर्न है, वहां से टेररिज्म का कंसर्न है, और ये एक मुश्तरका हम जितने भी ममालिक हैं इस रीजन के इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उनका ये कॉमन कंसर्न है। तो हम सब का ये एक इसमें एक वो है, यानी कि एक इश्तराक है, कन्वर्जेंस है कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो सूरत हाल यहाँ डेवलप हो रही है उसमें रूस का किरदार बड़ा अहम होगा, और हमारे ताल्लुकात रूस के साथ आगे बढ़ने चाहिए। लास्ट बात जो मैं कहना चाहूंगा, मल्टीलैटरल तो हो गई। देखिए, बायलैटरली जब चीन और पाकिस्तान के लीडर्स मिलते हैं तो ये एक बड़ा अच्छा मौका होता है कि वो बायलैटरल कोऑपरेशन का रिव्यू करें। और ये अब वो काकर साहब जो हैं वो सदर शी जिनपिंग से मिलेंगे, गालिबन उनकी वजीर आजम से भी मुलाकात होगी, तो ये बड़ा अच्छा मौका होगा कि हम ये देखें कि इस वक्त हमारे ताल्लुकात कहाँ खड़े हैं। ठीक। और जो हमारे पर इंटरनेशनल यानी कि जो इस खित्ते में प्रेशर डेवलप हो रहा है और जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं बहुत, यूक्रेन वॉर, ये पैलेस्टाइन का इशू, इंडिया के साथ जो हो रहा है, तो इस सूरत हाल में
पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात की अहमियत और ज्यादा हो गई है। वेरी इंपॉर्टेंट और हम कैसे बावर करा सकते हैं कि हमें आप अपने ताल्लुकात को आगे लेके जाना है। और बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया काकर साहब ने कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात का कोई नेबल बदल नहीं हो सकता। तो ये और सीपैक में जो ये खालिद साहब जब वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी गए थे कतक माजा, तो वहां पर भी जब यूएस थिंक टैंक से भी उनकी गुफ्तगू हुई थी तो उस वक्त भी उन्होंने चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप का जिक्र किया था। मैं आपको सर लौट के आता हूँ, शौकत पराचा साहब को भी बचाऊंगा शामिल गुफ्तगू। शौकत पराचा साहब, आप क्या कहेंगे मल्टीलैटरल फोरम्स की अफादियत में? मसूद खालिद साहब ने 2 बेल्ट एंड रोड फोरम्स को अटेंड भी किया है, खुद बता रहे थे अब तीसरा फोरम हो रहा है। योर टेक, आप इसको किस तरह देखते हैं? आज जो मुलाकात हुई उस पर भी अपना पर्सपेक्टिव दीजिएगा, और जाहिर बात है कल फिर हाई लेवल इजलास है और उसमें तकरीर होंगी और बेल्ट एंड रोड फोरम के जो सम्राट हैं उस पर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर साहब तो ख़ुद अटेंड करके आए और जो कह रहे हैं ज़ाहिर है वो उन्होंने आंखों से देखा है। और इस पाकिस्तान चाइना रिलेशन को और प्रमोट करने में एम्बेसडर साहब का अपना भी कंट्रीब्यूशन है। लेट्स एक्नॉलेज इट, यू नो। एग्जैक्टली। जो आज की मीटिंग है बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा। सदर पुतिन के साथ, क्योंकि एक और मीटिंग भी मॉस्को में हुई थी और उसके बाद है कि इस मुल्क में कितनी बड़ी तब्दीली आ गई। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट वो भी डर का सा भी रहता है। लेकिन उसके बाद हैविंग सेड दैट, निगरान हुकूमत जो 16 महीने की इत्तेहादी हुकूमत आई, उस हुकूमत ने भी रूस के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाया। लिहाजा एक बाई पार्टीजन डिज़ायर है दोनों तरफ से, नहीं पाकिस्तान के अंदर, यानी जो भी पॉलिटिकल डिवाइड, हाँ, वो बाई पार्टीजन अप्रोच जो है वो रूस के साथ ताल्लुकात के हक में है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो कहे कि हम रूस के साथ ताल्लुकात नहीं रखते। तो ये पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ ये कंसेंसस जो नहीं होता यूजुअली पाकिस्तान में, बहुत कम होता है किसी इशू पे, तो ये एक बड़ा एक स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की। बिलावल भुट्टो जरदारी भी मॉस्को गए थे बतौर वजीर खारजा, शहबाज शरीफ भी गए थे एज प्राइम मिनिस्टर। तो जो वो हुआ उस वक्त जिस दिन, उसका कॉन्टेक्स्ट यूक्रेन की वॉर थी मैं समझता हूँ, और कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट नहीं था। पॉइंट टेकन। खुद काकड़ साहब जो हैं ज़माने तालिब इल्मी में सुर्खे रहे हैं ठीक है, आपको मालूम है ना मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो काकड़ साहब तो बड़े खुश हुए होंगे कि रूस के सदर के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। लेकिन इसी महीने में 10 तारीख को हमारा एक एनर्जी का डेलीगेशन भी हो के आया है जी। एनर्जी मिनिस्टर जो हैं वो उस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। तो रूस का जो कोऑपरेशन पाकिस्तान के साथ है इन प्रैक्टिकल फील्ड्स लाइक एनर्जी और इकोनॉमिक जो प्रमोशन है, एग्रीकल्चर एम्बेसडर साहब ने कहा कि स्टील मिल्स अभी तक मौजूद है। तो वो कोऑपरेशन भी रूस का हमारे साथ मौजूद है। माजी को भुलाने में हमने 30 साल लगाए हैं, यानी 89 तक तो हम उनके मुखालिफ थे कोल्ड वॉर में। फिर यही मियाँ नवाज शरीफ व द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो अपनी सेकंड गवर्नमेंट में मॉस्को गए थे, और फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ गए थे, उन्होंने भी मॉस्को का दौरा किया था। उसके बाद सदर जरदारी साहब बने तो उन्होंने मल्टीपल दौरे किए। वो मॉस्को गए, वो सोची में कई बार गए, वहाँ पर सदर पुतिन के साथ मिलते थे। मैं फिर उसी पॉइंट पे हूँ कि हमारी जितनी लीडरशिप है उन्होंने कोशिश की है कॉन्शियस कि रूस के साथ ताल्लुक ठीक हो जाएं ताकि एक लेवरेज तो मिले। और पराग साहब कतई माजत, ये भी एक अहम पहलू है। जैसे आपने 1989 की बात की, अब चाइना और रशिया का पॉलिटिकल सेंटर स्टेज पर आने से ये चीज़ भी वाज़ेह हो गई कि दुनिया यूनिपोलर से मल्टीपोलैरिटी की तरफ बढ़ रही है, जिसका हमें एडवांटेज है। जो मैं पहले कह रहा हूँ कि लेवरेज मिल रही है कि अगर सोल सुपर पावर हो तो आप लेवरेज नहीं ले सकते, ऑप्शंस ही नहीं होते, कोई नहीं होते। कोल्ड वॉर थी, अच्छी बात थी या बुरी बात थी, लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को एक लेवरेज थी कि अगर आप आंखें दिखाएंगे तो हम उधर जाके बैठ जाएंगे। लेकिन वो सोवियत यूनियन के डिसमेंटलिंग के बाद वो लेवरेज खत्म हो गई। अब दोबारा इस वजह से अहम हो गई, जैसे एम्बेसडर साहब ने दुरुस्त फरमाया, SCO एक बड़ी रीजनल प्लेयर के तौर पे उभरा है। SCO नेसेसरली उसमें सिर्फ इकोनॉमिक कोऑपरेशन नहीं है जैसे आसियान वगैरह का है या यूरोपियन यूनियन का है, इसमें सिक्योरिटी एंगल ज़रूर हैं। इनके जो कमांडोज हैं वो भी ट्रेनिंग करते हैं, फौजियों की ट्रेनिंग होती है, तो सिक्योरिटी कंपोनेंट ज़रूर है। ठीक है। दूसरी एक सिर्फ एक चीज़ और भी है
कि इस वक्त रूस और पाकिस्तान के दरमियान कोई भी इख्तलाफ का मसला नहीं है। किसी भी मसले पे, ये बड़ा आम नुक्ता है। जो मिडल ईस्ट का मसला अभी उभरा है गज़ा वाला, उस पे भी एक जैसा मौक़िफ़ है। रूस वही सोच रहा है जो पाकिस्तान सोच रहा है। अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान सोचता है वही रूस सोचता है। चाइना के साथ रिलेशनशिप पे जो पाकिस्तान सोचता है वही रूस सोचता है। चाइना के साथ हमारा रिलेशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, हम चाइना पे हमारी इंटरडिपेंडेंस है। आयरन ब्रदर का हायर देन हिमालय वाला रिलेशनशिप है, लेकिन रूस भी अपना ताल्लुक बढ़ा रहा है। बहुत आपने आम नुकात उठाए। मैं एम्बेसडर साहब आपसे सर जानना चाहूँगा, आपने कहा था कि अब हमें ये भी, जब चाइनीज़ लीडरशिप के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात होगी तो हमें इस चीज़ की भी स्टॉक टेकिंग करनी चाहिए कि जो हमारा जो रिलेशनशिप है, जिसको हम आयरन ब्रदर्स कहते हैं, कि हम जो हैं वो आपस में बहुत से मामलात पे जुड़े हुए हैं और बहुत से इश्यूज़ पे एक ही सफ़े पर हैं, इसमें आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। मैंने जैसे कहा सी पैक के आने के बाद, क्योंकि बेल्ट एंड रोड फोरम इनिशिएटिव में सी पैक इज़ अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान एंड एज वेल एज़ फॉर चाइना एज वेल। चाइना को ज़ाहिर बात है कम फासलों से अफ्रीका तक जो है रसाई मिल रही है थ्रू गवादर पोर्ट। सर, क्या वो राहें हो सकती है जिसमें इस रिलेशनशिप को मज़ीद बढ़ाया जा सकता है आपकी राय में? देखिए, मेरा तो ख्याल ये है, एक तो मैं प्राचा साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि इस वक्त हमारे रूस के साथ ताल्लुकात में कोई ऐसा इशू नहीं है जिस पे हमारे दरमियान कोई ऐसा कुछ इख्तलाफ हो। यूक्रेन को छोड़ दें आप, यूक्रेन सिचुएशन एक डिफरेंट चीज़ है, उस पे दुनिया ने अपना मौक़िफ़ अपनाया, लेकिन हकीकतन कोई ऐसा इशू नहीं है जिस पे इख्तलाफ हो। तो कोई वजह नहीं है कि हमारे ताल्लुकात जो है मज़ीद बेहतर ना हो। अच्छा, अब आपने चीन की बात की है। देखिए, मेरे ख्याल में चीन के साथ जो है हमारी जो है मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप है। ये सीपैक के आने से पहले शुरू हुई थी। 70 साल पुरानी ये दोस्ती है और उसमें बड़े हमारे राहल आए जहां हम एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं, इसीलिए ये एक एंड्योरिंग रिलेशनशिप है। अब इसमें जब मैं कहता हूँ कि मल्टी डायमेंशनल और मल्टी फैसेटेड रिलेशनशिप है, इसका मतलब ये है कि हम दोनों ममालिक जो हैं बड़े एरियाज में कोऑपरेशन कर रहे हैं। उसमें सिक्योरिटी भी है, काउंटर टेररिज्म भी है, डिफेंस प्रोडक्शन भी है, ठीक है जी, एजुकेशन है, हेल्थ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक। अब सीपैक जो है, सीपैक 10 साल पहले शुरू हुआ था जी। और ये बेल्ट एंड रोड का, बीआरआई का एक मेगा प्रोजेक्ट था, एक पायनियरिंग पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चीन ने पेश किया, ठीक है, दोनों ममालिक ने इस पे इत्तेफाक किया। अच्छा, फर्स्ट पे फेज में आपने खुद ही अहाता किया, आपने बताया कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, रुकावटें आई, कोविड आया, कुछ तसाहिल से हमने काम लिया। तो अब उसका अजाला आपने करना है। अब ये मैं समझता हूं कि जिम्मेदारी हमारे ऊपर ज्यादा है कि हम सीपैक के सेकंड फेज में जो हमारी कमजोरियां आई या वीकनेसेस थी या कुछ प्रॉब्लम्स आई, उसको अब हम कैसे एड्रेस करते हैं, क्योंकि सीपैक का स्कोप अब बढ़ा दिया गया है। इसमें बहुत सारे शोबे जो हैं और शामिल हो गए नए जी, एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, एजुकेशन है। जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने सर जैसे आज खिताब करते हुए कहा कि ग्रीन एनर्जी में जो चाह रहे हैं कि चाइना जो है उसमें इन्वेस्ट करे, ग्रीन एनर्जी में। देखिए ना, नहीं करे, इन्वेस्ट जरूर करेगा। चाइना तो आज, जब कोई यहाँ नहीं आ रहा था इन्वेस्ट करने के लिए, तो चाइना इन्वेस्ट करने आ गया और उसने किया। अब कुछ चीजें तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना कि हम उस चीज को आगे लेके कैसे चलते हैं। यस। हमने कुछ तो टाइम जाया किया, हमारी जो कुछ सियासी सोच ऐसी थी कि हम पिछले सालों में कि कुछ हम शक शुबहात में पड़ गए, फिर उसके बाद कोविड आ गया तो हमने वो उस प्रोसेस को स्लो कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि अब इस चीज का अजाला करना चाहिए। जब आप सेकंड फेज में एंटर हो रहे हैं तो अब आप देखें कि हमारे सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी और चाइनीज सिस्टम, वो देखें कि उनके क्या इश्यूज थे। देखिए, दुनिया जो है इस वक्त चेंज हो रही है। अगर हमने सीपैक से फायदा नहीं उठाया तो इसमें नुकसान हमारा होगा। क्योंकि हमें इस वक्त कैपिटल चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकती अगर आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वो ऑपरेशनलाइज नहीं होते। हमारी ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी नहीं बन सकती अगर हमारे टेक्नोलॉजी नहीं आती, हमारी एजुकेशन आगे नहीं बढ़ती। हमारा दिफा भी उस वक्त मजबूत होगा जब हमारी मैन पावर जो है खुद मजबूत होगी, हमारी ह्यूमन रिसोर्स जो है उसकी एक्नॉलेजमेंट होगी, उसका स्किल सेट बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें वो देखिए इंटरलिंक्ड है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सीपैक अब सेकंड फेज में जा रहा है, इसमें हमें चाहिए, और ये बड़ा अच्छा मौका होगा
कि वज़ीर आज़म और चीनी क़यादत जो है आपस में बैठ के इस चीज़ का जायज़ा ले और रिव्यू होगा डेफिनेटली कि भाई अब तक सीपैक पे क्या हुआ है, क्या मुश्किलात आई हैं, क्या दिक्कतें हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए। और फिर घर आके जब हम घर वापस आते हैं तो हम आगे की तरफ बढ़ने का सोचें और इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चलें, क्योंकि अगर 10 साल 15 साल आगे चलना है तो इसमें बड़े अभी हमने अहदाफ एक वज़ीर हैं हमारे किसी कैबिनेट के जिन्होंने ये कहा, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने अभी हाल ही में ये कहा, मैंने पढ़ा कि पाकिस्तान ने इससे इतने फीसद भी फायदा नहीं उठाया जितना सीपैक से उठाना चाहिए था। मैं उनकी उस बात से मुत्तफिक हूँ कि पाकिस्तान ने इस सीपैक से ऑप्टिमली फायदा नहीं उठाया, लेकिन हम उसका इजाला कर सकते हैं कि अगर हम अपने सिस्टम को बेहतर कर लें और चीन के साथ इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम एक पेज में आ जाए और अपनी तवक्कुआत जो है, अपनी तवक्कुआत भी जो है ना वो हकीकत पसंद ना एक रियलिस्टिक रखें। फेयर एनफ जी, बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया। मैं पराचा साहब इस पे आप भी कमेंट करना चाहेंगे। सीपैक से हमने उस तरह फ़ायदा नहीं उठाया जो हम उठा सकते थे, लेकिन अजाले का भी वक्त है, जो एम्बेसडर साहब का टेक अवे, इस पर भी ज़रूर दीजिएगा। और दूसरा सर, G20 हुई थी इंडिया में, वो G20 के फोरम से नहीं, लेकिन वहाँ पर एक और बात चली थी, एक और इकनॉमिक कॉरिडोर की भी। मैं चाहूँगा उसका भी तकाबुल कीजिएगा, जिसपे मिडल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका जो है, सऊदी अरब ने भी कहा था कि इकनॉमिक कॉरिडोर, ये भी इकनॉमिक एक कॉरिडोर है, राहदारी है, तो क्या इसका कोई तकाबल है या नहीं बनता? पहले तो मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ। नहीं, दूसरी बात पहले अच्छा, करना वो कंपैरिजन। इस वक्त दुनिया में जो प्रोडक्शन हाउस है वो चाइना है। ठीक। वो जिन मुल्कों का ये कॉरिडोर बनाना चाह रहे हैं, दे आर नॉट द प्रोडक्शन हाउस। दुनिया में कहीं आप चले जाएं, नीचे चीज़ पे मेड इन चाइना लिखा होगा। ये ठीक कह रहे हैं। तो वो कॉरिडोर में बेचेंगे क्या जब वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे? नंबर 1। ओके। नंबर 2, जो लिक्विडिटी है, जो पैसा है, वो भी चीन के पास है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो बाकी, यानी मैं किसी मुल्क का क्या नाम लूँ, बाकी तो सारे डेट रिडन कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग आवर सेल्फ, यू नो। जी जी, बिल्कुल। सो पैसा भी उन्हीं के पास है, प्रोडक्शन हाउस भी वो है, लिहाजा वो जहाँ से जाना चाहेंगे वहीं से जाएंगे। ठीक है, आप वो एक पॉलिटिकल मेरे ख्याल में नैरेटिव है। एग्जैक्टली, जैसे मसलन क्वाड बना दिया गया, वो भी चाइना काउंटर करने के लिए, कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए इंडिया को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो भी चाइना को कंटेन, ना उधर क्वाड में चाइना कंटेन हुआ, ना इंडियन को प्रमोट करने में जो है वो चाइना पीछे हुआ। तो ये कॉरिडोर जो है, यहाँ एम्बेसडर साहब की बात में बड़ा वजन है, 2 हवालों से। एक तो उन्होंने दुरुस्त फरमाया कि जब सीपैक नहीं था, हमारी दोस्ती तो उस वक्त की है ना चाइना से, हमारी दोस्ती को तो 70 साल हो गए। हमने तो, पाकिस्तान पहले कॉरिडोर बना था चाइना, मेनलैंड चाइना को ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाने में। बिल्कुल। वीटो पावर का जो राइट मिला मेनलैंड चाइना को, ये पाकिस्तान ब्रिज बना उसका। ठीक है, अब मैं सीपैक पे आता हूँ। एम्बेसडर साहब एक डिप्लोमेट हैं, इंतहाई काबिल एहतराम सीजन डिप्लोमेट हैं, वो ज़रा नरम लहजे में बात कर गए। हमने जानबूझ के सीपैक को डंडी मारी। हमने, हमारे अंदर जो लड़ाई थी ना, उसमें मैं एक एग्जांपल दूंगा मादरत के साथ। जी जी। कि रज़ाक दाऊद का बयान भी हमारे सामने है, मुराद सईद का बयान भी हमारे सामने है। हम तो चाह ही नहीं रहे थे कि सीपैक आगे बढ़े। वो तो प्रोजेक्ट को पता नहीं कितना ख़राब कर गए या कितना नुकसान करके चले गए, जिसका जो अदाले का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं शायद उस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। लेकिन वो सही फरमा रहे हैं कि अभी भी वक्त नहीं गया। परसों मुलाकात है वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब की प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ। अच्छा। बहुत ही इम्पोर्टेंट मुलाकात है, यानी प्यूटिन भी जिस प्लेटफॉर्म से हो के गए हों, और फिर ओवरऑल जो रिलेशनशिप है वो सारा डिस्कस होगा, और उसमें ये मिडल ईस्ट वगैरह के प्रॉब्लम्स भी आएंगे। ये गाज़ा में जो जुल्म की इंतहा हो चुकी है और जेनोसाइड जो हमारे वज़ीर ख़ारजा ने कहा, उस पर भी बातचीत होगी। और फिर एक और अच्छा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जाएंगे शिंजियान उर्मची, वहाँ मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ेंगे। तो ये इतनी सिंबॉलिक वैल्यू है उस चीज़ की कि जब कहा जाता है कि चीन जो है उसने पाबंदियां लगाई हुई हैं, तो बाकायदा मस्जिद में हमारे वज़ीर आज़म साहब नमाज पढ़ेंगे। वहाँ अकेले तो जुमा की ना वो होगा ही नहीं, ना इमाम बन सकते हैं, ना मुतक़िद बन सकते हैं, वो दूसरे नमाजी भी होंगे। ज़ाहिर है वो वहाँ के मकामी लोग होंगे, मकामी मुसलमान होंगे। तो ये जो सिंबॉलिक वैल्यू है, स्पेशली शिंजियान जाकर जुमा पढ़ने की। जहाँ तक सीपैक का दूसरा फेज़ है, बिल्कुल अदाला किया जा सकता है। नंबर 1 कि जो स्पेशल इकनॉमिक जोन डिले हुए, वो फौरी तौर पर
पाकिस्तान की हुकूमत इतनी काविश करे कि चीन राज़ी हो जाए कि रशकई आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, और बाकी धाबे जी है, बलूचिस्तान में है, सारे बनने हैं। सेकेंडली जो रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री है, ये ओरिजिनल प्रोजेक्ट था कि चीन की जो इंडस्ट्री है वो इधर वेस्टर्न चाइना से इधर रीलोकेट होगी, यहीं पे चीज़ें बनेंगी और फिर एक्सपोर्ट होंगी, पाकिस्तान को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चलेगी, पाकिस्तान की इनकम बढ़ेगी। यानी अब देखें ना, पहले 10 सालों में हमने उसमें भी कोई शक नहीं बड़ा अचीव किया, कनेक्टिविटी के हवाले से, एनर्जी के हवाले से। अब ये जो स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल ने, जैसे माइनिंग है, एग्रीकल्चर है, आईटी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर में इतना पाकिस्तान में स्कोप है। हम अभी तक 40 मन गंदम 1 एकड़ से लेते हैं, दुनिया 80 मन गंदम 1 एकड़ से ले रही है। अहम नुकात उठाए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने उठाए, लेकिन हमारे प्रोग्राम के पहले से कम हो जाता है, इस पर हम कल भी बात करेंगे। जैसे शौकत पराचा साहब और मसूद खालिद साहब ने कहा, ये कल इसका हाई सेशन है, इफ्तिताई सेशन है, उसमें प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी बात करेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी गुफ्तगू करेंगे, और जैसे शौकत साहब कह रहे थे उनकी मुलाकात भी तय है परसों। तो इस हवाले से भी हम आपको प्रोग्राम सच तो के प्लेटफॉर्म से आगाह करेंगे। यहाँ छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो पाकिस्तान की सियासत में भी ज़रा फोकस कर रहे होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और निगरान हुकूमत के दरमियान राब्ता हुआ है। निगरान वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी साहब और पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा शफकत महमूद साहब उस पर भी गुफ्तगू कर रहे होंगे, एनालिसिस ले होंगे। वक्फे के बाद आपका बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब, मसूद खालिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। बदलती दुनिया में बाहमी एतमाद के अलम बरदार पाकिस्तान और चीन, आलमी व इलाकाई मसाइल और दुख सुख की घड़ी में साथ साथ सकाफती व सफारती ताल्लुकात से मुआशी व तज़वीराती इत्तेहाद तक पुरअज़्म क़यादत के मुश्तरका अहदाफ, दो तरफा ताल्लुकात का नया बाब, निगरान वज़ीर आज़म का दौरा चीन। वेलकम बैक व्यूअर्स, प्रोग्राम सचते में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद। ब्रेक पर जाने से कबल मैंने कहा कि राब्ता हुआ निगरान हुकूमत और पीटीआई की क़यादत के दरमियान। वफाकी निगरान वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी साहब और पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा शफकत महमूद साहब, जिसमें इंतखाबात के इनेकाद शफाफ अंदाज में और तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात के लिए यकसा मौक़े फ़राहम करने पर तबादला ख्याल हुआ। इस कॉन्टेक्ट पे बात करेंगे। फिर हमने ये भी देखा कि निगरान वज़ीर इत्तलात व नशरियात की मौलाना फजल रहमान साहब से भी मुलाकात हुई। वहाँ पर उन्होंने उनकी खुशदामन की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत भी किया। उसके साथ साथ पॉलिटिकल इसी एंगल्स पे उनके से भी गुफ्तगू की। ज़ाहिर बात है निगरान हुकूमत का काम फैसिलिटेट करना है। जो आइंदा होने वाले इंतखाबात हैं, इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते की डेट अनाउंस की हुई है। इस हवाले से ज़रा हम बात करेंगे, क्योंकि आज कुछ अखबारात में भी खबरें आई कि चेयरमैन पीटीआई की जाने से भी कहा जा रहा है कि वो तमाम सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं और सदर मुमलिकत जो है इसमें किरदार अदा करें। और आज हमने देखा कि रऊफ़ हसन साहब जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं पीटीआई के और जो चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं, उनकी मुलाकात भी हुई सदर पाकिस्तान से। तो सलमान गनी साहब, वेरी सीनियर एंड सीजेंड पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ लॉ स्टूडियो से मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे। सलमान गनी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम अनवर साहब, बहुत शुक्रिया सर। मैं चाह रहा हूँ कि जो मैंने तमीद बांधी है इस पर आप अपना एनालिसिस दीजिएगा। ये जो राब्ता हुआ है शफकत महमूद साहब और मुर्तज़ा सोलंकी साहब से, इस हवाले से आपकी क्या राय है? क्योंकि पीटीआई की जानिब से ये बात कही जा रही है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड भी दी जाए इलेक्शन में इंतखाबात लड़ने के हवाले से। और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि जो पार्टी रजिस्टर्ड हैं, जिन पे केसेस नहीं हैं, वो इलेक्शन लड़ने के लिए बिल्कुल अहल हैं और उनको तमाम तर वो मौके मिलेंगे जो दीगर सियासी जमातों को मिल रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की वापसी की भी अब जो है वो आमद है, 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। तो पहले तो इस राब्ते के हवाले से आपकी क्या राय है और ख़बर क्या है आपके पास? देखें अनवर साहब, ये शुरुआत हैं सियासी जमातों से मुज़ाकरात के हवाले से। और जिस मुर्तज़ा सोलंकी साहब को मैं जानता हूँ, वो समाजी ताल्लुकात पे बड़ा यकीन रखते हैं। वो सिर्फ शफकत महमूद साहब के पास ही नहीं गए, आपने बताया कि मौलाना फजलुर रहमान से भी उनकी मुलाकात हुई है
और मेरे पास तो ऐसी इतलात भी हैं कि शहबाज शरीफ साहब से भी वो मिले हैं। अच्छा। और सराजुल हक से भी उनका टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। बल्कि आपकी दिलचस्पी के लिए मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 2-4 रोज़ पहले वो फवाद चौधरी साहब जो पीटीआई के रहनुमा हैं, उनके घर भी गए हैं फूल लेके उनके बच्चों के लिए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में अच्छी रवायात कायम होनी चाहिए। जहाँ तक उनकी शफकत महमूद साहब से मुलाकात का तल्लक है, तो ये एक संजीदा अमल शुरू हुआ है। और मेरे पास जो इतलात हैं वो शफकत महमूद साहब के हवाले से हैं। चूँकि मैंने शफकत साहब से बात की तो एक तो उन्होंने कहा कि मेरा मुर्तज़ा सोलंकी साहब से एक एहतराम का रिश्ता है, और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने आके जो बात की है, हमारी बहुत सारी रिजर्वेशन है पाकिस्तान के अंदर आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के हवाले से, हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं। और वज़ीर इत्तलात ने हमें यकीन दहानी करवाई है कि हम इम्पार्शल हैं। हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी ही ये है कि हमने पाकिस्तान के अंदर आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने हैं, और इसीलिए मैं चल के आपके पास आया हूँ। और देखें अनवार साहब, शफकत महमूद साहब को मैं पर्सनली जानता हूँ, वो पंजाब पीटीआई के सदर भी रहे हैं, और इनकी पार्टी के अंदर जो सियासी तर्ज अमल रखने वाले लोग भी थे। बल्कि अगर मैं आपको ये याद करवाऊँ कि 9 मई को ये शफकत महमूद साहब भी थे जिन्होंने उस सारी हंगामा आराई का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। उन्होंने सियासी कारकुनों को, अपनी पार्टी के कारकुनों को कहा था कि हमारी पार्टी की ये पहचान नहीं होनी चाहिए कि हम किसी किस्म के तोड़ फोड़ में शरीक हों, और वो सीधे अपने घर चले गए थे। और बाद में शमशाम शाह साहब ने भी इस बात की तस्दीक की थी कि शफकत महमूद साहब ने उन्हें रोका था। और आज जब मैंने शफकत महमूद साहब से पूछा कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपके पास आए हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा मुर्तज़ा सोलंकी साहब से एक एहतराम का रिश्ता है। और मुझे अच्छा लगा कि वज़ीर इत्तलात आए और वज़ीर इत्तलात ने सियासी तर्ज अमल का मुज़ाहरा किया। उन्होंने कहा कि हम बुनियादी ज़िम्मेदारी हमारी ये है, और हमने पाकिस्तान के अंदर हमने खुदा के सामने भी सुरखरू होना है और अपनी आवाम के सामने भी सुरखरू होना है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी शुरुआत हुई है और ये सिलसिला आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। और अगर पाकिस्तान की निगरान हुकूमत शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात, देखें ये शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात की जब हम बात करते हैं तो अनवार साहब, बुनियादी जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन की है, और इलेक्शन कमिश्नर भी ये बात वाज़ेह कर चुके हैं ज़ाब्ता अखलाक के जरिए भी, और उन्होंने भी सियासी पार्टी से मुशावरत की थी और उन्हें यकीन दहानी करवाई थी कि हम किसी किस्म के फरीक नहीं होंगे, बल्कि हम जो बुनियादी जिम्मेदारी है उसमें सुरखरू होंगे। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने और उसके बाद निगरान हुकूमत ने फैसिलिटेट करना है। तो लिहाजा एक सियासी माहौल बनना चाहिए। और वो जो आपने बात किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड एक बड़ा इशू जरूर है। इस हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात है दूर होने चाहिए और एक साजगार माहौल पॉलिटिकल पार्टीज को देना चाहिए। बाकी जो लोग अगर किसी के खिलाफ मुकदमात है तो इस हवाले से अदालतें मौजूद है। अच्छा, सलमान भाई, आपने आम नुकात उठाए, मैं चाहूंगा कि इस हवाले से भी जरूर दीजिएगा। जो रऊफ हसन साहब की सदर मुमलिकत से मुलाकात है, आज अखबार में खबर भी आई थी, अंसार अब्बासी साहब ने स्टोरी जो है वो सामने लेकर आए हैं। आप खुद बहुत बाखबर और सीनियर सहाफ़ी हैं कि चेयरमैन पीटीआई भी मुकालमा चाह रहे हैं, उन्होंने पहले भी ये बात की थी। दूसरी तरफ से आपके ख्याल में क्या सदर साहब कोई रोल अदा करेंगे, इस पर जरूर बता दीजिएगा। और फरूक, आपने फवाद चौधरी साहब की बात की कि वो फवाद चौधरी साहब ने पीटीआई छोड़नी थी सर, जहाँ तक मेरी यादाश्त है, आपके ख्याल में दोबारा चले गए पीटीआई में। सर इसकी भी जरा वजाहत कर दीजिएगा सलमान गनी साहब। सर देखिए, बात यह कि फवाद चौधरी साहब ने, आपने दुरुस्त कहा कि उन्होंने भी अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया था, लेकिन उसके बाद वो खामोश हो गए थे। मैंने तो समाजी तल्लुकात की बात की है, वो पीटीआई की हुकूमत में वजीर थे। जी बिल्कुल। और मुर्तज़ा सोलंकी साहब अपने समाजी तल्लुकात पर यकीन रखते हैं, वो उनके घर गए फूल लेके उनके बच्चों के लिए। देखें, आपने जो बात की है कि प्रेसिडेंट साहब से जो मुलाकात हुई है और चेयरमैन पीटीआई जो बात कर रहे हैं, वो कहते हैं ना कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते। अच्छा। देखिए, सियासत के अंदर अलवार साहब आप भी तवील अरसे से बड़ी अच्छी एंकरिंग कर रहे हैं। ये सियासी लोग जो होते हैं सियासी डायलॉग पे यकीन रखते हैं। माजी के अंदर आपको याद है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क करार देते थे, लेकिन इश्यूज के हवाले से वो मिलकर बैठते थे। निगरान हुकूमतें बनती थी, इंतखाबात होते थे, हुकूमत साजी का अमल होता था, मिल बैठ के मामला तय होते थे। मैं समझता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान की सियासत में डेडलॉक क्यों आया? अगर कोई माइंडसेट है तो उस माइंडसेट को नजरसानी करनी चाहिए। और एक बात मैं आपको बताता चलूं कि प्रेसिडेंट साहब भी यही बात चाहते थे। अगर आपको याद हो तो 9 मई के वाकयात से पहले ये प्रेसिडेंट साहब थे जो ये बात कर रहे थे कि डायलॉग करें,
मिल के बैठे, आगे की तरफ बढ़े आज़ादाना इंतखाबात के लिए। वो तो बार बार ये बात कह रहे थे, लेकिन बात यह है कि उसके बाद चेयरमैन पीटीआई की हमशीरा मोहतरमा ने बाहर आके शायद थोड़ा सा फासला कायम करने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि आज भी जो है वाले सदर का मुकीन है वो उनके लिए बेहतरीन सहारा है। वो सियासी तर्ज़-ए-अमल रखते हैं, तो लिहाजा ये मामला अगर आगे की तरफ चलाने हैं तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज को मिल बैठ के कोई पेशरफ्त करनी चाहिए डायलॉग के हवाले से। और ये इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में इंतखाबात की साख बननी चाहिए। आज सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की अनवार साहब ज़रूरत यह है कि एक मजबूत हुकूमत कायम होनी चाहिए जो बड़े फैसले कर सके पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की आवाम के हवाले से, और मुल्की मईशत को आगे लेके चले। मुल्की मईशत बहाल होगी, तरक्की होगी, तो इसके साथ यकीनन आम आदमी तक पहुंचेंगे। बहुत अहम नुकात आपने उठाए सलमान गनी साहब के, इंतखाबात की साख बननी चाहिए और पॉलिटिकल डायलॉग होने चाहिए। आप हमेशा तवातर से इस बात की को तसलसल से कहते हैं, नहीं अप्रिशिएट दैट। आपका बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब, प्रोग्राम सचते में हमारे साथ करने का। व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो हम गाज़ा की सूरत हाल पर बात कर रहे होंगे। इंसानी अलमिया इख्तियार करती जा रही वहाँ की सूरत हाल। 7 अक्टूबर के बाद से अब तक इसराइल ने गाज़ा पे बॉम्बिंग की है, मुहासरा किया हुआ है। इंटरनेशनल कम्युनिटी की जाने से कहा जा रहा है कि मुहासरा ख़त्म करें, लेकिन ढिठाई है। ऊपर से अमेरिका की पुष्ट पनाही है, जिसकी वजह से वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं बेघर हो गए हैं। और जो फिगर्स आ रही हैं वो मैं आपसे जब गुफ्तगू कर रहा हूँ उसके बाद भी बढ़ रही हैं। अब तक की बमबारी से जो शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 2808 हो गई, जबकि 10,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, उनमें बच्चे हैं। वो जो वीडियोज़ हम आपसे शेयर नहीं कर सकते, दिल खराश वीडियोज़ हैं, इस पर गुफ्तगू कर रहे होंगे एक छोटे से वक्त के बाद। वक्फा ले लीजिए। बदलती दुनिया में बाहमी एतमाद के अलम बरदार पाकिस्तान और चीन, आलमी व इलाकाई मसाइल और दुख सुख की घड़ी में साथ साथ सकाफती व सफारती तल्लुकात से मुआशी व तज़वीराती इत्तेहाद तक पुरअज़्म क़यादत के मुश्तरका अहदाफ, दो तरफा ताल्लुकात का नया बाब, निगरान वज़ीर आज़म का दौरा चीन। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है साबिर अबू मरियम साहब ने। आप सेक्रेटरी जनरल हैं फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान के, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इस हवाले से इनसे गुफ्तगू करेंगे। हमने अपने लास्ट वीक के शो में भी गुफ्तगू की थी। हमारी कोशिश होती है कि ये जो मामला है इस पर आलमी जो ज़मीर बिलखसूस हुकूमतों का सोया हुआ है उसको झंझोड़ा जाए। साबिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी साबिर साहब, इस हवाले से मैं बात कर रहे हैं जो मुहासरा किया हुआ है और रफ़ा बॉर्डर जो है क्रॉसिंग है जो मिस्र की तरफ से, वो भी नहीं खोलने दी जा रही क्योंकि इतनी इसराइल की तरफ से बमबारी की जा रही है। अब ज़मीनी कार्रवाई की भी बात हो रही है और अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि गज़ा के शहरी जो वहाँ के मालिक हैं ज़मीन के, कि वो शहर खाली कर दें, दोबारा कैंपों में रहें ताकि इसराइली जो सहीनी फोर्स है वो आके उस पर काबिज हो जाए। क्या कहेंगे सारी सूरत हाल के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो मुहासरे की बात आपने की है, यकीनन 2007 के बाद से जो 51 डेज वॉर थी उसके बाद से मुसलसल आज तक कोई 16 साल का वक्त हो चुका है। गजा को ओपन कहा जाता है, वहां पर दूसरी तरफ इजिप्ट है, रफा क्रॉसिंग है। ये गजा के लोग वहां नहीं जा सकते। एक तरफ समंदर है, वहां पर ये अपना काम भी नहीं कर सकते, मछलियां भी नहीं पकड़ सकते। दूसरी तरफ जो है वो इसराइली ऑक्युपाइड सारे जो है वो टेरिटरीज हैं, उन्होंने फ़लस्तीन को ऑक्युपाइड किया हुआ है। तो ये तो ऑलरेडी 16 साल से ये लोग महसूर हैं और इन पर जिंदगी तंग की गई है। और बदकिस्मती से, जैसा कि आप कह रहे थे कि आलमी बिरादरी को झंझोड़ने की कोशिश करते हैं, वो ऐसा लगता है कि इंसानी हकूक की कोई डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर लागू ही नहीं होती। यहाँ के लोगों को शायद इंसान समझा ही नहीं जाता। इसी तरह सवाल के दूसरे हिस्से में जो आप बात कर रहे हैं कि जो इस वक्त सूरत हाल है, देखिए ये इस वक्त जो गंभीर सूरत हाल है ये बहुत ही इंसानी अलमिया वहां पे बनता चला जा रहा है और मुसलसल वहां पर जो शहादतों की इतलात है वो आ रही है। लेकिन इसमें जो एक बात है, जो गासिब सेऊनी रियासत है वो भी इस वक्त नुकसान उठा रही है। ये भी दुनिया को पता होना चाहिए, ये भी हमारे पाकिस्तानियों को इस बात का पता होना चाहिए कि जो फलस्तीनी जो निहत्ते हैं, जो मजलूम हैं, जो 75 साल से इस जुल्म और बर्बरियत को बर्दाश्त कर रहे हैं, आपने बहुत एक सॉलिड और बहुत खूबसूरत बात की है कि उनको अपने ही घर से निकालने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि 1948 में इन्होंने किया था।
अभी वो गजा के लिए इन्होंने क्या प्लान किया था इसराइल ने कि गजा पे ये अटैक करना चाहते थे और यही काम करना चाहते थे, गजा से इनको सिनाई की तरफ फेंकना चाहते थे, लोगों को निकालना चाहते थे। लेकिन जो फलस्तीनी है, फलस्तीनी मुजाहिमत है, उन्होंने इनकी प्लानिंग को नाकाम किया है, इनकी प्लानिंग को काउंटर इंटेलिजेंस किया है, उसके अंदर दाखिल हुए हैं और इन पर इतना ही बड़ा एक जवाबी रिस्पॉन्स दिया है, जिसके बाद ये परेशान है। ये अभी इस परेशानी के आलम में सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये मजलूमों को कत्ल करते हैं। और फिर देखिए आप, जिस तरह अपनी बात कर रहे थे कि अमेरिका, आप देखिए कितनी एक हैरत अंगेज बात है कि अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर वहां पर आके कहते हैं कि मैं यहाँ पर एक यहूदी की हैसियत से आया हूँ। हालांकि हम ये बात जानते हैं कि अमेरिका के अंदर खुद एक बहुत बड़ी तादाद यहूदियों की नेटोरी कार्टा के नाम से तंजीम है, वो इस इसराइल के खिलाफ है, वो सेहुनिज्म के खिलाफ है। वो ये कहती है कि फलस्तीन के ऊपर जो इसराइल का कब्जा है वो नाजायज है, वो कासिब है। तो ये किस तरह एक यहूदी मजहब की आड़ लेकर वो मजहब को भी बदनाम करते हैं और मुस्लिमीन और यहूदियों की जंग को ये खड़ा करना चाहते हैं ये अमेरिका। तो हम ये कहते हैं कि ये अमेरिका इस वक्त अपने शैतानी हथकंडों से बाज आए और अगर वो चाहता है कि यहाँ पर पीसफुल कोई सोल्यूशन हो तो सोल्यूशन की बात करे। यहाँ पर वो बात करे कि ठीक है, अगर यहाँ पर उसको इसराइलियों से हमदर्दी है तो फिर ठीक है कि इनके लिए कोई दुनिया का कोई आयरलैंड देखा जाए, कोई और जगह देखी जाए, इनको वहां पे इनको शिफ्ट किया जाए, क्योंकि जैसा आपने भी कहा है कि ये इनका अपना घर है। बिल्कुल जी, इनका अपना घर। अच्छा साबिर, ये आपने अहम नुक्ता उठाया। मैं चाहूंगा कल ओआईसी की वज़ीर खारजा की भी कॉन्फ्रेंस हो रही है जद्दा में, हमारे निगरान वज़ीर खारजा भी जा रहे हैं। क्या वहां से आपको तवक्को है कि ऐसा बयान आए जो जिसका इन पर इम्पैक्ट पड़े? क्योंकि अब जैसे आपने कहा सोल्यूशन की बात हमें करनी चाहिए, क्योंकि जो अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने कहा दिल खराश मनाजिर देखने को मिल रहे हैं फ़लस्तीन में, छोटे बच्चों जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, उनके वालिदैन जो हैं वो इंतहाई ज़ाहिर बात है कि किसी भी वालिद या वालदा का बच्चा चला जाए, लख्ते जिगर चला जाए तो उनकी क्या हालत होगी। क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? आपने अमरीकी सेक्रेटरी खारजा की बात की, उन्होंने मशरिक़ वस्ता का दौरा किया, खबर तो ये है कि मायूस लौटे हैं और अमरीकी सदर भी कल इसराइल आ रहे हैं। अब ये भी शुनीद है कि उनकी उर्दन के सरबराह से भी मुलाकात होगी या दीगर मशरिक़ वस्ता में जो अमरीका इजिप्ट से शायद उनकी बातचीत हो। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, पहली बात यह है जो ओआईसी है, हमारे मुस्लिम दुनिया है, 57 हमारे कंट्रीज हैं, हुक्मरान हैं, जो मुसलमान, इस्लाम और अरब, ये सारे, इनको इस वक्त सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो यूनिटी की जरूरत है, एक यूनिफाइड एक स्टेटमेंट की जरूरत है, प्रैक्टिकल काम करने की जरूरत है। क्या होना चाहिए? अगर देखिए, अगर अमेरिका की 52 रियासतें यूनाइटेड स्टेट्स होकर हमें तकसीम करके हम पर रूल कर सकती हैं, हमें डिवाइड कर सकती हैं, तो इन 57 को चाहिए कि ये भी यूनाइटेड स्टेट्स बन जाए, ये भी खड़े हो जाएं, ये फलस्तीनियों के पुष्टबान बन जाए, ये फलस्तीनियों की इस वक्त जो मदद उनको चाहिए। देखें, उनको मेडिकल एड की बहुत सख्त जरूरत है, उनको इस वक्त फाइनेंशियल एड की जरूरत है, उनको डॉक्टर्स चाहिए और ये सारे काम ओआईसी कर सकती है। इनको ये करना चाहिए फुल फ्लैश और फौरी तौर पर जो रिलीफ गजा के लोगों को दे सकते हैं वो इनको प्रैक्टिकली और मेरा ख्याल है कि जारहाना भी करना चाहिए। जरूरी नहीं कि ये कोई गुजारिश करें और ये वाली बात करें, ठीक करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। एक असर्टिव टोन होनी चाहिए। दूसरी जो आपके सवाल की जो पोजीशन है जिसके अंदर अमेरिकी सदर है और इन लोगों की मायूसी है, देखें ये मायूस रहेंगे जब तक इस मसले का जस्ट बेस कोई सोल्यूशन नहीं आता। मसलन ये किसकी जगह है? फलस्तीन फलस्तीनियों का है। 1948 में यहूदी फलस्तीनी, ईसाई फलस्तीनी, मुसलमान फलस्तीनी और दीगर छोटे मोटे मदाहिब वहां पे रहते थे फलस्तीनी हैसियत में। ये उस वक्त ये मसला सोल्यूशन की तरफ जाएगा जब जिसकी जो चीज है वो जस्टिस के साथ उसको दी जाए। फलस्तीन फलस्तीनियों का है, उनको दिया जाए। जो ज़ायनिस्ट सेटलर्स हैं, जो यूरोपियंस हैं, जो दूसरे जगहों से आए हैं, इनको वहां पर जाना चाहिए। और ये आए क्यों थे? मैं आपको एक और बात अर्ज करूं, ये आए थे, इन्होंने इस जगह को अपने लिए एक अमन की जगह करार दिया था, तो आज ये जगह इनके लिए अमन की जगह नहीं है, ये इनके लिए एक खतरनाक जगह बन चुकी है, क्योंकि ये 75 साल से जब किसी कौम को दबाएंगे, उसको ऑप्रेस तो उसका नेचुरल रिएक्शन आएगा, कत्ल करेंगे, तो ये नेचुरल रिएक्शन आएगा और ये उनका राइट है। ये यूनाइटेड नेशन का चार्टर उनको ये राइट देता है कि वो अपना सर 82 करारदादें पास किए यूनाइटेड नेशन ने इस मसले के हल के हवाले से, अब तक किसी पर भी पेशरफ्त नहीं हो सकी। मैं चाहूंगा चलते चलते जो आपकी फाउंडेशन है, ये फलस्तीन फाउंडेशन, इस हवाले से बताएं क्या अगराज और मकासद है और इस मौजूदा क्राइसिस में क्या किरदार अदा कर पा रहे हैं? देखिए, हमारा जो बनाने का मकसद था पाकिस्तान में, सबसे जो अहम मकसद है वो यही था कि पाकिस्तान के अंदर मसला फ़लस्तीन की सही अवेयरनेस, सही मालूमात लोगों तक पहुंचाएं। और आज के दिन तक अभी जब ये क्राइसिस के हालात हैं, हम यही काम कर रहे हैं, पर अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं उनकी पॉलिटिकली, एथिकली
और रिलीजियसली और ह्यूमैनिटेरियन बुनियादों पर हम उनके पीछे खड़े हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। और मैं हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म साहब से अपील करता हूँ, पहले भी कर चुका हूँ, कि आप कौमी सतह पर फ़लस्तीन फंड कायम कीजिए। पाकिस्तान के अवाम तैयार हैं, वो तमाम माशी मुश्किलात को बर्दाश्त करने के बावजूद 2 वक्त का खाना हम नहीं खाएंगे, 1 वक्त का खाएंगे, 1 वक्त का अपने भाइयों के लिए रखेंगे। और इसके लिए हुकूमत को आगे बढ़ना चाहिए और ये काम उनको करना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी आवाज़ में हम आवाज़ हूँ। आपका बहुत शुक्रिया साबिर अबू मरियम साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की और इस मसले पर बात की। व्यूअर्स, इसकी बहुत सी जहतें हैं, हम उसको डिस्कस करते रहेंगे, वक्त में ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसका ह्यूमन ट्रेजेडी हम जो कुछ कर सकते हैं बैसियत मुसलमान हो हमें ज़रूर करना चाहिए। जैसे आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बात आई, अखलाकी, सियासी, सफारती सतह पर जो हम मदद कर सकते हैं हमें ज़रूर करनी चाहिए। बैसियत मुसलमान ही हमारा फ़रीज़ा है। प्रोग्राम सजते में आपको नशिस्त कैसे लगी, अपना सोशल मीडिया पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रेशर टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।